जय जोहार साथियों, स्वागत है आपका बहुजन एकता टीवी पर। बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मिश्राम साहब की मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो परिवर्तन यात्रा कल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आ पहुंचे। इस वक्त उन्हें सुनने हजारों का जनसैलाब हमारा था। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, देखे। हेलो साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, इन तमाम संगठनों के माध्यम से आज का ये मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा ग्वालियर में आ पहुंची है और इसके माध्यम से जनसभा का आयोजन किया गया है। इस जनसभा में जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं वो विषय है भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से समस्त चुनाव कराने के लिए। दूसरा विषय है ओबीसी की जाति आधारित एवं सभी जाति समूहों की जाति आधारित जनगणना कराने के लिए। तीसरा विषय है मनवादियों के द्वारा मूल निवासी बहुजन समाज, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, क्षत्रिय महापुरुषों का घोर अपमान करने के विरोध में। ऐसे तमाम विषय आदिवासियों के विकास के संबंध में, अनुसूची के संबंध में और महाबोधि महाविहार मुक्त करने के संबंध में। साथियों, तमाम विषयों में सबसे मुख्य विषय है ईवीएम मशीन। अगर हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, लोकतंत्र होने के बावजूद 26 जनवरी 1950 में देश में संवैधानिक लोकतंत्र लागू किया गया और इस संवैधानिक लोकतंत्र के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के संसद में आज 131 मेंबर पार्लियामेंट है। अनुसूचित जाति जनजाति के 1000 से ज़्यादा MLA देश भर से चुनकर जा रहे हैं और अगर OBC का आंकड़ा मिला दिया जाए तो ये 60% से ज़्यादा लोग आज भारत के संसद में हमारे SC, ST, OBC के लोग चुनकर जा रहे हैं। इतना सारा होने के बावजूद भी हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का समाधान क्यों हो रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है ईवीएम मशीन। वो कैसे? क्योंकि आज 100 में 85% लोग हमारे हैं और 85% लोगों को सबसे बड़ा अधिकार हमारे महापुरुषों के आंदोलन के द्वारा मिला। वो अधिकार है वोट का अधिकार। साथियों, 1848 से लेकर 1956 तक अगर गिनती करो तो आपको पता चलेगा 108 साल का संघर्ष है आधुनिक भारत में। 1848 से लेकर 1956 तक आप सालों की गिनती करो। ज्योतिराव फुले ने आंदोलन शुरू किया, शाहू महाराज ने आंदोलन चलाया, फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने 56 तक चलाया। ये तीनों आंकड़ों को अगर आपस में मिला दो तो ये आंकड़ा होता है 108 साल का। 108 साल का संघर्ष करने के बाद हमारे महापुरुषों ने एक बहुत बड़ा अधिकार हासिल किया और हम लोगों को हासिल करवाया, हम लोगों को दिलवाया। वो अधिकार है वोट का अधिकार। 108 साल के संघर्ष के बदौलत वोट का अधिकार हमारे महापुरुषों ने हासिल किया और उस अधिकार से महापुरुष संतुष्ट हो गए। क्या कारण है? वोट के अधिकार से
महापुरुष संतुष्ट हो गए। क्या कारण है? कारण को जानना बहुत जरूरी है। साथियों, मध्ययुगीन काल का इतिहास देखो तो राजपाट हासिल करने के लिए, राजपद हासिल करने के लिए बहुत बड़ा खून खराबा होता था, बहुत ज्यादा मारकाट होती थी, बहुत बड़े बड़े युद्ध होते थे और बहुत ज्यादा खून खराबा होकर एक पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता था, मार दिया जाता था और उसके बाद दूसरा आदमी अपने को राजा घोषित करता था। यानी खून खराबे के बगैर राजपद हासिल नहीं होता था। मगर 26 जनवरी 1950 को जो संवैधानिक लोकतंत्र लागू किया गया और इस संवैधानिक लोकतंत्र के द्वारा हम लोगों को वोट का अधिकार हासिल हुआ। हम लोगों को 26 जनवरी 1950 को वोट का अधिकार हासिल हुआ। ये वोट का अधिकार भी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि हमारे लोगों को ये बात अभी भी समझ में नहीं आती है, वोट के अधिकार की बात। ये जो वोट का अधिकार है एडल्ट फ्रेंचाइज है। अंग्रेजी में इसे बाबा साहब अम्बेडकर ने एडल्ट फ्रेंचाइज कहा है, हिंदी में इसे प्रौढ़ मताधिकार कहा करते हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में इसे एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं और हिंदी में इसे प्रौढ़ मताधिकार कहते हैं। और प्रौढ़ होने का समय निर्धारित किया गया था, हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार होगा। 26 जनवरी 1950 को ये नहीं देखा गया कि इन लोगों के पास संपत्ति है, धन है, या ये पढ़ाई लिखाई वाले हैं या नहीं है। अमेरिका में जो आज दुनिया का सबसे बड़ा सिरमौर देश है, इंग्लैंड, जहां से हम लोगों ने आजादी हासिल की, वहां इंग्लैंड में भी पढ़े लिखे होने के बगैर वोट नहीं का अधिकार नहीं होता था। इंग्लैंड में वोट के अधिकार के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी था और उसके साथ साथ टैक्स पेयर होना जरूरी था, टैक्स देने वाला होना जरूरी था। जो टैक्स पे करता था, जो पढ़ा लिखा होता था, केवल उन्हीं लोगों को वोट का अधिकार होता था। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। हमारे बहुत सारे लोगों को यह मालूम नहीं होगा, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। महिलाओं को इंग्लैंड में वोट के अधिकार के लिए तमाम बड़ा आंदोलन चलाना पड़ा। मगर 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने के साथ एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हुआ। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज और हिंदी में इसको कहते हैं प्रौढ़ मताधिकार। प्रौढ़ मताधिकार का मतलब यह है कि एक जन्म के साथ स्त्री हो या पुरुष हो, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होगा, केवल प्रौढ़ होना चाहिए। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर वो 21 साल का है या 21 साल की अगर महिला है तो उसको वोट का अधिकार होगा। ये प्रौढ़ मताधिकार की विशेषता है और ये अधिकार 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि अमेरिका और इंग्लैंड के लोगों को प्रौढ़ मताधिकार नहीं था और इस देश में संविधान लागू होते ही समस्त लोगों को प्रौढ़ मताधिकार लागू हुआ। हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार लागू हो गया। ये अधिकार दूसरे देश के लोगों को हासिल करने के लिए बहुत बड़े बड़े संघर्ष करने पड़े, मगर यहां प्रौढ़ मताधिकार के नाम पर स्त्री और पुरुष के भेद किए बगैर सभी लोगों को वोट का अधिकार बहाल कर दिया गया और भारत का लोकतंत्र उस प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर खड़ा है। इसमें 100 में 85% लोग हमारे हैं तो 85% वोट भी हमारे हैं। संख्या 85% हमारी है तो वोट भी हमारे हैं।
और सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में जब मायावती की सरकार बनी, मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी और एक बार उसको 30% वोट पड़े, केवल एक बार। 4 बार में से एक बार मायावती को 30% वोट पड़े और अपने बलबूते पर 207 सीटें, 403 में से 403 विधानसभा की सीटों में से 207 सीटें उसको मिली, केवल 30% वोट के आधार पर, और पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वहां बनाई गई। साथियों, मैं ये बात आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं क्योंकि ये जानकारी ही हमारे लोगों के पास नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे लोगों को ज्ञान नहीं है। अरे हमारे लोगों को ज्ञान बहुत बड़ी बात है, जानकारी नहीं है। ज्ञान और जानकारी का भी फर्क हमारे लोगों को समझ में आता कि नहीं आता, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कि जानकारी अलग बात होती है, ज्ञान अलग होता है। जानकारी ज्ञान नहीं होता है और ज्ञान जानकारी नहीं होता है। जानकारी अलग है और ज्ञान अलग है। तो ज्ञान क्या है? जानकारी का उपयोग करने का हुनर ही ज्ञान है। जानकारी का उपयोग करने का हुनर ही ज्ञान है। एक बार दोबारा बताता हूं, थोड़ा सा आप याद कर लेना। जानकारी का उपयोग और प्रयोग ही करने का हुनर ही ज्ञान है। हम लोगों को इतना भी नहीं है। अगर इतना होता तो बीजेपी जाने के बाद कांग्रेस नहीं आती और कांग्रेस जाने के बाद बीजेपी नहीं आती। अगर इतनी समझ होती, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। अगर इतनी समझदारी होती, ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों की संख्या नहीं है, संख्या है। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ये भी जानना और समझना जरूरी है कि क्या हमारे लोग केवल वोट बेचने की वजह से शासित है या वोट खरीदने की वजह से ही बीजेपी और कांग्रेस के लोग सरकार बनाते हैं। अगर वोट खरीदने से ही सरकार बनाते और सरकार बनाने में सफल हो जाते तो फिर ईवीएम मशीन की क्या जरूरत थी? फिर ईवीएम मशीन की क्या जरूरत है? ये भी सोचने की बात है। मैं आप लोगों को बता रहा कि हमारे लोग वोट बेच रहे हैं और वो लोग खरीद रहे हैं और खरीदने की वजह से शासक हो रहे हैं। अगर इतना ही होता तो फिर ईवीएम मशीन लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वोट को खरीदना आसान काम नहीं है। वोट को खरीदने के लिए तमाम हजारों करोड़ रुपए लगते हैं और आएंगे कहां से? और अगर आएंगे तो इसको छुपाएंगे कहां? और कितने लोगों को खरीदे? 140 करोड़ लोग हैं। कितने लोगों को खरीदेंगे? और हर खरीदने के बाद निर्दोष छूट जाएंगे, पकड़ में नहीं आएंगे, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। जब आज हम लोग हमारे दुश्मनों के बारे में ये कहते हैं कि वो हमारे लोगों के वोट खरीदने का काम करते हैं, इसका मतलब तो ये हो गया कि हमें जानकारी हो गई है कि हमारा दुश्मन हमारे लोगों के वोटों को खरीद रहा है। ये जानकारी हम लोगों को हो गई है। ये जानकारी होना ही बहुत बड़ा खतरा है उन लोगों के लिए। ये जानकारी होना हम लोगों को कि वो हमारे लोगों के वोट खरीद रहे हैं और वोट खरीद कर शासक बन रहे हैं, सत्ताधारी बन रहे हैं, ये जानकारी होना ही बहुत बड़ा खतरा है। अगर ये खतरा उनको मालूम नहीं होता तो उनको ईवीएम मशीन लाने की जरूरत नहीं होती। ईवीएम मशीन इसलिए लाई गई है। ईवीएम मशीन बनाने का काम अमेरिका ने किया, जापान ने किया, जर्मनी ने किया। अमेरिका में ईवीएम मशीन नहीं है।
जर्मनी में ईवीएम मशीन नहीं है, जापान में ईवीएम मशीन नहीं है, वहां 100% पढ़े लिखे लोग हैं। और चूंकि ये टेक्नोलॉजी की बात है, हमारे देश के कितने लोगों को टेक्नोलॉजी समझ में आती है? अमेरिका के लोगों के तुलना में, यूरोप के लोगों के तुलना में हमारे लोगों के अंदर, हमारे यहां मशीनें जब आई तो कर्मचारियों को रखा गया, चुनाव आयोग ने कर्मचारियों के रखे और लोगों को कहा कि वो ऐसा हाथ पकड़कर बोलते थे, ऐसा ऐसा दबा, ऐसा दबा, ऐसा दबा, सिखाया। अमेरिका के लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा दबाओ, ऐसा दबाओ, ये सिखाने की जरूरत नहीं है अमेरिका के लोगों को, यूरोप के लोगों को, जापान के लोगों को, जर्मनी के लोगों को। मैं जब अमेरिका गया 2-3 महीने के लिए, वहां इंग्लैंड गया, तो मैंने देखा एक घर में अगर फादर है, पिता है, उसका कंप्यूटर लगे, एक ही घर में मदर है, उसका कंप्यूटर लगे, बेटा है, उसका कंप्यूटर लगे। मैंने पूछा, अरे भाई आपका एक ही घर है, ये 3-3 कंप्यूटर का के लिए? कहा कि नहीं, वो मेरे बेटे का है, ये मेरे पत्नी का है, ये मेरा है। और सबका काम जो है वो अपना अपना करते रहते हैं और उसका लॉक एंड की होता है। मैंने कहा ये बात तो सही है, क्योंकि कंप्यूटर का भी लॉक एंड की होता है और वो लॉक एंड की में उनका अपना डाटा होता है, उनकी अपनी जानकारी होती है। वो सब लोगों के लिए ओपन नहीं होती है, सबके लिए खुली नहीं होती है। तो इस तरह से मैंने एक एक घर में जितने लोग अमेरिका, यूरोप में उतने कंप्यूटर। तो हमारे यहां अक्षरों की साक्षरता की समस्या है। देखो, साक्षरता का भी मामला हम लोगों को ठीक से समझना होगा। अक्षरों की साक्षरता अभी 100% नहीं है हमारे देश में। 100% लोगों को भारत में अक्षरों की पहचान है, एक कहना गलत होगा, सही नहीं होगा। मगर अमेरिका में, यूरोप में संगणक की साक्षरता है। अक्षरों की साक्षरता से मामला आगे बढ़ गया। संगणक की साक्षरता, कंप्यूटर की साक्षरता अलग मामला है, अक्षरों की साक्षरता अलग मामला है। हमारे देश में अभी भी 75 साल से ज्यादा समय हो गया आजादी हासिल करने के बाद। आजादी हासिल करके 75 साल से ज्यादा समय हो गया और आने वाले कुछ ही दिन में 100 साल पूरे हो जाएंगे। अभी 2025 चल रहा है, 25 साल के लगभग 25 साल में, आने वाले समय में 100 साल पूरा हो जाएगा। और 100 साल में भी हम लोग 100% साक्षर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी अभी लग नहीं रही है, क्योंकि सरकार के पास इस तरह का कोई कार्यक्रम चल रहा है, ऐसी ही कोई जानकारी नहीं। हमारे लोगों को जागृत करने का तो छोड़ो, साक्षर करने के लिए तैयार नहीं है। 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली, निश्चित रूप से वो आजादी हमारी आजादी नहीं है। 15 अगस्त 47 को जो आजादी मिली, वो आजादी निश्चित रूप से हमारी आजादी नहीं है। अगर वो आजादी हमारी होती तो 75 साल का समय थोड़ा नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश के पास पैसे की कोई कमी है। कितने लोगों को पता है कि भारत सरकार का अभी जो करंट बजट है, वो करंट बजट जो है 42 लाख करोड़ से ज्यादा है। कितने लोगों को ये आंकड़ा समझ में आया है जो मैंने कहा? किसी ने मान लिया होगा 42 लाख, किसी ने 42 करोड़ मान लिया होगा, किसी ने 42,000 करोड़ मान लिया होगा। मगर मैंने ये तीनों में से कोई भी आंकड़ा नहीं कहा, मैंने कहा 42 लाख करोड़। 42 लाख करोड़, ऐसा कहने के बाद भी हमारे लोगों को समझ में आया होगा, नहीं कहा जा सकता। ये कितना आंकड़ा मैं कह रहा।
इतना बजट अकेले एक साल का है, वो भी केंद्र सरकार का। राज्य सरकारों के बजट अलग है, महानगर पालिकाओं के बजट अलग है, नगर पालिकाओं के बजट अलग है, जिला पंचायत के बजट अलग है, तालुका पंचायत के बजट अलग है, ग्राम पंचायत के बजट अलग है। हर एक को टैक्स लगाने का अलग अधिकार है और पैसा इकट्ठा करने का टैक्स के द्वारा अधिकार अलग अलग है। ये सारा पैसा संस्थाओं के पास जमा होता है और एक साल में खर्चा होता है। इतना सारा सारे देश भर में होता है। और इतना सारा होने के बावजूद भी बहुत तेजी से विकास होना चाहिए था। ये पैसे की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स के रूप में पैसा भारत सरकार के और तमाम सरकारों के पास आता है। इसलिए साथियों कि इस देश में जो सबसे बड़ी कमी है, लोकतंत्र है मगर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति के 131 मेंबर पार्लियामेंट है करंट पार्लियामेंट में 131 मेंबर पार्लियामेंट है। लोकसभा में बीजेपी के 303 मेंबर पार्लियामेंट है। सभी लोगों को मिलाकर, वैसे तो 240 ही उनके हैं दूसरे पार्टियों को मिलाकर। इस पार्लियामेंट में बीजेपी को 240 सीटें मिली, 272 होना चाहिए मिनिमम सिंपल मेजॉरिटी के लिए, मगर 240 ही मिली। अब की बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसके बावजूद भी केंद्र में उनकी सरकार है और जैसा चाहते हैं, पूर्ण बहुमत ना होने के बावजूद भी वैसी सरकार चलाते हैं। जैसा चाहते हैं वैसी सरकार चलाते हैं। पार्लियामेंट में पूर्ण बहुमत ना होने के बावजूद भी वैसी ही सरकार चलाते हैं। देश का प्रधानमंत्री एक ओबीसी का आदमी है। देश का प्रधानमंत्री एक ओबीसी का आदमी है, मगर ओबीसी की गिनती करने के लिए एक छोटा फैसला लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी को पूछा जाए कि देश में कुत्ते कितने हैं, तो कहेगा कि हमारे पास कुत्तों की संख्या है। वो ये भी कहेगा कि हमारे पास तो काटने वाले कुत्तों की संख्या अलग है और सज्जन वाले कुत्ते अलग है। आप सोचते होंगे साला सज्जन कुत्ते क्या होते हैं। जब आप घर में जाते हो तो पूंछ हिलाते हुए आपके पास नजदीक आता है और आपके हाथ को और पैर को चाटने का काम करता है, वो कुत्ता सज्जन कुत्ता होता है। तो एक तो काटने वाले कुत्ते होते हैं और एक सज्जन कुत्ते होते हैं। सरकार के पास उनके आंकड़े हैं, मगर सरकार के पास ये पूछा जाए कि ओबीसी की ओबीसी की गिनती कितनी है, ओबीसी के पढ़े लिखे लोग कितने हैं, उसमें गरीब कितने हैं, उसमें निर्धन कितने हैं, उसमें ओबीसी के ऐसे लोग कितने हैं जिनको 2 टाइम भोजन करने को पर्याप्त मिलता है, ऐसे लोगों की भी संख्या निकाली जा सकती है। ये गिनती क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि गिनती करने से सारा का सारा डाटा डिक्लेयर करना पड़ता है, जनता के सामने डिक्लेयर करना पड़ता है। और कोई भी भारत का नागरिक अगर सांख्यिकी विभाग में जाकर आंकड़ा मांगे और तमाम प्रकार का आंकड़ा मांगे, वो देना पड़ता है। कानून बना हुआ है, डाटा का कानून बना हुआ है और वो डाटा देना पड़ता है। और डाटा मांगने वाला आदमी डाटा केवल मांगने से संतुष्ट नहीं होता, वो उसे सार्वजनिक कर देता है। सार्वजनिक करके फिर सवाल खड़े करता है, अरे इतने साल हो गए, इतने साल से सरकार चल रही है, इतने साल आजादी हो गई, फिर भी इतना ऐसा हो रहा है क्यों? यही लोकतंत्र है। हर आदमी को अधिकार है, हर नागरिक को अधिकार है सवाल उठाने का,
केवल एमएलए एमपी को ही सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में हर नागरिक को सवाल उठाने का अधिकार है, सवाल पूछने का अधिकार है। सरकार बनाने का अगर कोई आदमी है, वो चाहता है, एक आदमी चाहता है कि मैं भी सरकार अपनी बनाऊं, वो भी अपनी पार्टी बना सकता है। कोई भी आदमी अपनी पार्टी बना सकता है और बहुमत हासिल करने के लिए कोशिश कर सकता है, और कोशिश करने के बाद अगर बहुमत हासिल हो जाता है तो सरकार बना सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई किसी को रुकावट नहीं है। यही लोकतंत्र है। इसलिए साथियों, हम लोगों को इस देश में लड़ाई लड़े बगैर, संघर्ष किए बगैर हमारी अपनी गिनती करने के लिए कोई तैयार नहीं है। देश का प्रधानमंत्री हमारे अपने ओबीसी समाज का है, मगर वो ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। वो मोदी ब्राह्मणों के द्वारा, वो भी आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। एक तो रियल रिप्रेजेंटेटिव होता है और एक नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। नरेंद्र मोदी रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मीण, नॉट ओनली ब्राह्मीण बट आरएसएस ब्राह्मीण। आरएसएस ब्राह्मण एक अलग बात है, ध्यान रखो। एक ब्राह्मण देश में सबसे ज्यादा संगठित समूह है और उस संगठित समूह में आरएसएस ब्राह्मण, ये जो आरएसएस ब्राह्मण है, ये सबसे ज्यादा संगठित समूह है। उनको ज्यादा समझ में आता है क्या करना चाहिए, और एससी एसटी ओबीसी के लोगों की ज्यादा संख्या है, इस संख्या को घटाया कैसे जाए ये वो जानते हैं। घटाया नहीं जा सकता, मगर घटाया कैसे जाए वो जानते हैं। वो कैसे घटाते हैं, तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को एससी एसटी ओबीसी कहने के बजाय आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग एससी एसटी ओबीसी के कहते ही नहीं है। पहली बात, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग एससी एसटी ओबीसी कहते ही नहीं है, वो कहते हिंदू लोग। ध्यान रखो, आपके सामने बता रहा हूं और रिकॉर्डेड बातें हैं, और अखबारों में, टीवी में, कहीं पर भी वो बोलेंगे तो हिंदू बोलेंगे। हम लोगों को हिंदू बोलते हैं। संविधान ने हमें एससी के नाम पर अधिकार दिया, संविधान ने हमें एसटी के नाम पर अधिकार दिया, संविधान ने हमें ओबीसी के नाम पर अधिकार दिया। संविधान में कहीं पर भी हिंदू के नाम पर हमें अधिकार नहीं है। कितने लोगों को पता है? खास बात आपको बता रहा, अगर कोई आदमी हमें हिंदू कह रहा है तो इसका इनडायरेक्ट अर्थ ये होता है कि आपके कोई अधिकार हम नहीं मानते। ये भी एक अर्थ होता है। एससी एसटी ओबीसी कहेंगे तो आपके अधिकार संविधान ने पहले ही स्वीकार कर लिए, पहले ही मान लिए हैं। संविधान ने स्वीकृत कर लिया है, आपके अधिकार है। मगर आपको जैसे ही हिंदू कहा जाए, हिंदू के नाम पर कोई अधिकार ही नहीं है। दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा, वो कहता है हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। अगर आज के ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहते हैं तो ये फिर कहा जा सकता है दयानंद सरस्वती के कहने के अनुसार कि ब्राह्मण लोग हमको हिंदू कहकर गाली क्यों दे रहे हैं। एक सवाल बन रहा है कि अगर दयानंद सरस्वती उनका ही ब्राह्मण है और सबसे बड़ा और सबसे पहला ब्राह्मण है, वो कहता है कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, और आज के तारीख में ब्राह्मण लोग हम लोगों को हिंदू कहते हैं, और हिंदू कहते हैं तो हिंदू कहकर हम लोगों को गाली क्यों दे रहे हैं। जब ये सवाल मैंने उठाना शुरू कर दिया, सारे देश भर में और मीडिया में मैंने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया, हिंदू के रेफरेंस में सवाल उठाना शुरू कर दिया, सारे देश भर में सवाल उठाना शुरू कर दिया। जब मैंने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया, तब उन लोगों ने अपना हिंदू कहने का जो नाम है वो बदलकर आजकल नया नाम दे दिया। आजकल नया नाम प्रचार में ला रहे। आपको पता नहीं होगा कि ये नाम सनातन जो अभी कह रहे हैं ये क्यों आया, वो मैंने ही मामला खड़ा किया।
कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, तो तुम हमको गाली क्यों दे रहे हो? तो उनको लगा कि वामन मेश्राम सारे हिंदुओं को ब्राह्मणों के विरोध में खड़ा कर देगा, तो बहुत खतरनाक मामला है हिंदू कहना। मेरी वजह से ही हिंदू कहना बंद कर दिया। और हिंदू कहने के बाद उन्होंने नया शब्द लाया, सनातन। तो फिर मैंने सवाल उठाया। क्या सवाल उठाया? अरे ये सनातन शब्द भी तुम्हारा नहीं है, ये सनातन भी तुम्हारा शब्द नहीं है। एस धम्मो सनातनो, ये पाली भाषा में सनातन शब्द जो है पाली भाषा का है, और एस धम्मो सनातनो जो बुद्ध का प्रवचन है उसमें पहली बार आया है सनातन। सनातन शब्द जो है ये पहली बार आया है इस धम्मो सनातनों में। तो इस तरह से सनातन शब्द भी संस्कृत भाषा का नहीं है, हिंदी भाषा का नहीं है। ये सनातन शब्द जो है ये पाली भाषा का है। और चूंकि पाली भाषा यहाँ जो मूल निवासी लोग हैं उन लोगों की अधिकृत भाषा हुआ करती थी हजारों साल पहले, तो उस मूल भाषा में बुद्ध ने कहा कि हमारे लोगों के मूल भाषा में इसे मेरे सारे प्रवचनों को मूल भाषा में लिखो, ब्राह्मणों के संस्कृत भाषा में मत लिखो, क्योंकि वो कुछ साल के बाद, चूंकि ये ब्राह्मणों के नियंत्रण की भाषा है, जो मैंने कहा वो उनके संस्कृत में उल्टा पुल्टा कर देंगे, बदल देंगे, चेंज कर देंगे, इसलिए संस्कृत में मत लिखो। ये बुद्ध के आदेश पर पाली भाषा में लिखा गया। साथियों, ये बात मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि हमें अपना मूल इतिहास मालूम होना जरूरी है, मूल जानकारी होना बहुत जरूरी है, और इसके आधार पर हम लोगों को मूल समझ में आ सकता है। इसलिए हम लोगों को परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमें सबसे ज्यादा परिवर्तन की जरूरत है। हम ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में फंसे हुए लोग हैं। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों की व्यवस्था है, जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की व्यवस्था है, अस्पृश्यता ब्राह्मणों की व्यवस्था है, आदिवासियों का सेग्रीगेशन ब्राह्मणों की व्यवस्था है, मूल निवासी लोगों के टुकड़े बता रहा हूं, और शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपा जाना ब्राह्मणों की व्यवस्था है, शूद्रत्व महिलाओं पर थोपा जाना ब्राह्मणों की व्यवस्था है। क्या आप लोगों को पता है ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण को पैदा करने वाली उसकी मां ब्राह्मण नहीं है पता? ब्राह्मणों का लिटरेचर अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ब्राह्मणों के लिटरेचर में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण की मां जो ब्राह्मण को पैदा करती है वो भी शूद्र है। समस्त महिलाएं शूद्र है, तो ब्राह्मण की मां भी शूद्र है। ब्राह्मणों को शास्त्र कहते हैं सारी महिलाएं शूद्र है, तो इसका मतलब है ब्राह्मण को पैदा करने वाली मां भी शूद्र है। तो इस तरह से ब्राह्मण लोग जो है, ये सारा लिटरेचर, ये सारा इतिहास हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि समस्त महिलाएं जो है, क्योंकि विदेश से ये जो डीएनए के अनुसार जो रिसर्च प्रमाणित हुआ, ब्राह्मणों का जो डीएनए है उसके अनुसार ये पुरुष ही भारत में आए और यहाँ प्रजा उत्पन्न करने के लिए यहाँ से ही महिलाओं को उन्हें उठाया और यहाँ से ही प्रजा पैदा किया। इसलिए ब्राह्मणों के घरों में जो महिलाएं हैं वो भी मूल निवासी है। ये डीएनए के अनुसार प्रमाणित है। साथियों, ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मामला आने वाले समय में सबसे बड़ा मामला बनने वाला है, सबसे बड़ा इशू बनने वाला है। जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। आज़ाद हो गया तो गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के विरोध में चलाया, अंग्रेज चले गए।
अंग्रेज चले गए और अंग्रेजों की जगह ब्राह्मण भारत के हुक्मरान हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के हुक्मरान हो गए, एक काश्मीरी ब्राह्मण था। तो गांधी जी के द्वारा एक विदेशी चला गया और दूसरा विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। अगर ये ब्राह्मण विदेशी नहीं था तो हमारी गिनती करने के लिए आज तक विरोध क्यों किया? अभी गिनने के लिए भी तैयार नहीं है। गांव देहात में कभी कभी झगड़ा होता है, गांव देहात में, तो गिनना कितना महत्वपूर्ण है ये समझाने के लिए उदाहरण बोल देता हूं। गांव देहात में लोग कहते हैं, अरे मैं तेरे को क्या गिनता हूं, बोलते ना, मैं तेरे को क्या गिनता हूं। यानी गिनना बहुत जरूरी है। गिनना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। गिनना, गिनने का बहुत ज्यादा महत्व है। तो इस तरह से साथियों, हम लोगों को इस देश में हर मुद्दे के लिए, हर समस्या के लिए लड़ना जरूरी है, और लड़े बगैर हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। और लड़ने का तरीका क्या होगा? अगर आप आइसोलेशन में लड़ते हो, अगर आप तर्क से लड़ते हो तो अकेला आदमी पर्याप्त है। अगर आप तर्क से लड़ते हो तो अकेला आदमी पर्याप्त है, मगर अकेले लड़ने से आप सफल नहीं हो सकते। आपको सफल होना है तो संगठित शक्ति का निर्माण करके ही आप सफल हो सकते हैं। सफलता हासिल करने के लिए अकेले लड़ने से कामयाबी हासिल नहीं होने वाली, अकेले लड़ने से सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा, और संगठित शक्ति का निर्माण करने के लिए हम लोगों को संगठित करना जरूरी होगा। साथियों, हम लोगों ने सबसे पहले फुले शाहू आंबेडकर के आंदोलन से जो लोग पढ़े लिखे हो गए, उन पढ़े लिखे लोगों का हमने बामसेफ नाम का संगठन बनाया। आज 625 जिलों में और 32 राज्यों में बामसेफ संगठन फैला हुआ है। केवल 4 स्टेट है बाकी, वो भी बांग्लादेश के बॉर्डर पर और ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर। बाकी सारे देश भर में हमने संगठन बना लिया है। 32 राज्यों में और 625 जिलों में 769 जिले हैं भारत में। 769 में से 625 जिलों में और 32 राज्यों में संगठन, विशाल संगठन हमने बना लिया है। और आने वाले समय में 9 अप्रैल को ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये आंदोलन के दिशा में बात आगे बढ़ रही है। और 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन होने वाला है। तो ये जेल भरो आंदोलन कैसे करना होगा? जेल भरो आंदोलन करने के क्या करना होगा? आप लोगों को सारे जिले के लोगों को जिला मुख्यालय पर इकट्ठा करो। सारे जिले के लोगों को जिला मुख्यालय पर करना है। आप लोगों को सारे जिले के लोगों को जिला मुख्यालय पर इकट्ठा करो, और जिला मुख्यालय पर सारे गांव से तैयारी करके, गांव से तैयारी करके, तहसील से, जिले से आप लोगों को लाना होगा। और अगर तमाम लोगों को आप जिला मुख्यालय पर लाते हो, वहां जेल भरो ऐलान करो। वहां जेल भरो ऐलान करके जेल में जाने का कार्यक्रम घोषित करो। सरकार के जेलों में पहले से ही 3 गुना ज्यादा लोग हैं। जेल में डालने के लिए सरकार के पास कोई जगह है नहीं। मैं जब बॉम्बे में जेल भरो करने के लिए गया था और पुलिस ने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर आधा किलोमीटर लेके गया। आधा किलोमीटर लेके जाने के बाद कहा हो गया जेल, छोड़ दिया। अरे मैंने कहा ये कौन सा जेल है भाई? कहा यही जेल है। अरे जेल में लेके जाओ। कहा जगह कहाँ है? वहां कोई जगह नहीं है। इसलिए साथियों, कोई जेल वेल होने वाला नहीं है। ये हमें अपने संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए करना होगा। इतना ही इस मौके पर कहना चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत